अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सिंध में अजीब एक करप्शन की एक और कहानी सामने आई है। सरकारी गोदामों में से ही गंदम चोरी हो गई है। क्या सिंध हुकूमत के आला अफसरान के मुलविस हुए बगैर ये वारदात मुमकिन हो सकती है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ एक गलत खबर ने दिहाइयों की मेहनत को खाक में मिला दिया है। हुकूमत ने पोलियो मुहिम को मुलतवी तो कर दिया है, लेकिन क्या इस तरह के वाकयात का आखिरी हल यही है? इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि वजीर आजम चाइना से क्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन पहले बात होगी सिंध में गंदम की बोरियों से मट्टी निकलने की। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि 11 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज है और वो दावा करती है कि सिंध जैसी तरक्की और खुशहाली पूरे पाकिस्तान में नहीं है। यही वजह है कि सिंध के आवाम ने तीसरी बार लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है। लेकिन वाकिफाने हाल कुछ और ही कहानियां सुनाते हैं। जाली अकाउंट्स की भरमार, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में। एक और करप्शन की कहानी सामने आई है। 25 अप्रैल को डीजी नैब सखर को खुली कचहरी के दौरान एक शिकायत मौसूल होती है कि कंदकोट और कश्मोर में महकमा खुराक के एहलकारों ने सरकारी गंदम मार्केट में फरोख्त कर दी है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। और कार्रवाई के बाद फिर सब हैरान रह गए कि कंदकोट और कश्मोर में गंदम के गोदामों पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए की गंदम गोदामों में मौजूद ही नहीं थी। बोरियों में मट्टी मिलाई गई थी ताकि किसी को ये मालूम ही ना हो पाए कि वाकई बोरियों में गंदम है या कुछ और। जबकि ऐसी ही एक कार्रवाई 2 हफ्ते पहले महकमा एंटी करप्शन सिंध ने दादू में की थी, जिस दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 9 सरकारी गोदामों में 1,80,000 गंदम की बोरियां गायब थीं और सिर्फ 12,000 मौजूद थीं। दादू के मरकज से करप्शन से कौमी खजाने को 66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि ऐसी ही कार्रवाई लांडी में भी की गई, जिससे गोदाम में हेर फेर से 1.5 अरब रुपयों का नुकसान हुआ। सवाल हमारा ये है कि क्या हुकूमत ने अभी तक जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया है? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ जफर हिलाली साहब हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे कंदकोट से सुभान खोसो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर से, नुमाइंदे से शुरू करूंगी कि ये मामला कहां तक पहुंचा है, कोई एक्शन लिया गया है, नहीं लिया गया। सुभान, ये बताइएगा, एक बहुत बड़ा गंदम की चोरी को लेकर स्कैंडल सामने आया है। अब की बार एंटी करप्शन ने स्कैंडल को बेनकाब किया है। सिंध हुकूमत के एहलकार सरकारी गोदामों में रखी गई, बताया गया कि लाखों बोरियां जो हैं वो बेच कर खा गए। पिछले साल सस्ते में ली, इस बार महंगे दामों बेच दी। कार्रवाई कोई अमल में आई है इन एहलकारों के खिलाफ? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे शुरुआत तो पहले मैं करूंगा कश्मोर कंदकोट में, जहाँ पे गुज़श्ता रोज नेब की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी, उसमें यह था कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहाँ पर वो नेब की टीम सखर से कश्मोर पहुंची। सबसे पहले वो कंदकोट गए गोदाम पर, वहां पर तकरीबन वहां पे लाखों की तादाद में जो बोरियां थी वो गायब थी। उसके बाद 75,000 जो बोरियां थी वो कश्मोर के गोदाम से भी गायब थी। तो वहां पर उन गोदामों को सील कर दिया गया। सूरत हाल यह थी यहाँ पे जो महकमा खुराक के जो अफसरान थे वो तो तमाम गायब थे, लेकिन जो डीएफसी थे वो नेब की टीम के साथ थे। उनका यह कहना था कि मुझे इस बात का इल्म नहीं। जो इंचार्ज थे इस फूड गोदाम के, उन्होंने ये कार्रवाई की। कार्रवाई ये इस तरह नहीं कि ये पहली दफा इस तरह हुआ है कश्मोर में या पूरी सिंध का, जब आगे जिक्र करेंगे तो कश्मोर में इस तरह होता है कि जब इन्होंने गुज़श्ता साल जब गंदम खरीद की तो उस टाइम तकरीबन 1300 रुपए फी मन के हिसाब से खरीद की गई थी। और इस वक्त जब गंदम की शार्टेज हुई तो तकरीबन 1600 रुपए फी मन के हिसाब से इन्होंने फ्लोर्स मिल्क को और मुख्तलिफ जो व्यापारी थे उनको फरोख्त कर दी। और जरा ये भी बता दें कि गोदामों में इन बोरियों में मट्टी भरकर रखी गई थी ताकि पता ही ना चले कि गंदम गायब हुई है, पता ही ना चले कि गंदम है या मट्टी है बोरियों में। हाँ जी, बिल्कुल। जो लाखों की तादाद में जो बोरियां थी वो तो गायब ही थी, लेकिन कुछ हजार या कुछ 100 की तादाद में जो बोरियां पड़ी हुई थी उनमें तो बिल्कुल जब वो लगा रहे थे चेक करने के लिए तो वहां से मट्टी ही निकल रही थी। बिल्कुल इसी तरह है। ये तो कंदकोट की सूरत है। उसके बाद जैसे आपने इंट्रो में जिक्र किया दादू का, तो दादू में इस तरह हुआ कि डीएफसी ने पहले कंप्लेंट की कि यहाँ से बोरियां गायब हैं। उसके बाद वहां पर कोशिश की गई ट्रैक्टर ट्रालियों में, जहाँ रात को उस गोदाम को भरने की कोशिश की गई, जिसके बाद एंटी करप्शन ने कार्रवाई की। वहां पर भी लाखों की तादाद में जो बोरियां थी वो गायब थी। उसके बाद आज जब ये सारी वारदात हुई, जब मीडिया पे ये कल से सारा कुछ चल रहा था, तो लाड़काना में भी आज नेब की टीम ने कार्रवाई की। वहां पर इस तरह था कि नेब की टीम को इत्तला मिली कि अब लाड़काना के जो फूड गोदाम है, 3 जो गोदाम थे लाड़काना के,
वहां पर भी इस एक तरह और की ट्रैक्टर ट्रालियों में सही। बोरियां मुख्तलिफ फ्लोर्स मिल से। अच्छा, एक बात तो दिल मानने को तैयार नहीं है कि सरकारी अमले ने आला अफसरान की मिली भगत के बगैर कुछ किया होगा। और जो वजीर खुराक हैं सिंध के, वो क्या कहते हैं सारे मामले पर? उनकी नाक नीचे सब कुछ हुआ है। आज देखिए, इस वक्त जैसे आपने अब तक कहा तो सिंध हुकूमत ने तो अब तक कोई एक्शन लिया नहीं। अब तक जो सारी बातें हो रही हैं, नेब की टीम की कार्रवाई है, उसके अलावा ये जो है ना एंटी करप्शन की कार्रवाई है, तो जीएफसी हो या डायरेक्टर हो, ये मुमकिन ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक छोटा फूड इंस्पेक्टर हो जिसकी इतनी लेवल नहीं कि वो अरबों रुपए की करप्शन करे और लाखों की तादाद में जो बोरियां वो गायब कर दे। ये पूरी मिली भगत है। ये इनकी तरीके वारदात ये थी कि ये मुसलसल कई सालों से ये करते आ रहे थे, लेकिन इनको पकड़, इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती थी। जैसे कश्मीर के मामला पे किसी शहरियों की जानिब से शिकायत की गई, उसके अलावा डीएफसी ने दादू के मामला पे शिकायत की, तो ये सारा जो इनका भांडा फूट गया है। अब ये सूरत हाल है कि इतना कुछ हो रहा है, मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। इस वक्त तक जो ना यही सवाल है आज हम पूछने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सुभान खोसू आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने ये सिंध असम्बली में आवाज़ भी उठाई। यकीनन ये आपके नॉलेज में भी होगा, लेकिन मैं अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए एक क्लिप उनका सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने सिंध असम्बली में खड़े होकर इस पर क्या आवाज़ उठाई थी। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगी प्लीज़ ज़रा वो प्ले कीजिए। जाली चेक्स के ऊपर, झूठे चेक्स के ऊपर, उधार पर गंदुम बेच दी गई हराम की गंदुम। और उसके बाद आजकल आपकी एंटी करप्शन छापे मार रही है, किधर गई वो गंदुम, कौन ले गया वो गंदुम, हिसाब दे। मतलब खाने के ऊपर भी, रोटी जिससे लोग खाते हैं उसको भी नहीं बख्शा गया। इसी का जवाब चाहिए। शैला रजा साहिबा, आप भी उस वक्त सिंध असम्बली में मौजूद थी। कोई कार्रवाई अमल में आई जिन लोगों ने ये सब किया? अच्छा शाहिदा साहिबा, पहले मैं आपकी तवज्जो इस बात पे मबजूल करा दूं जी प्लीज कि ये जो जाली अकाउंट्स हैं ये सिंध से के अलावा भी केपी से भी निकले, मुख्तलिफ जगह से और भी निकले। अभी हम बात और ये आपने कैसे समझ लिया कि अभी तक, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं ना। आपने पूरी एक तमीद बांधी है, सब किया है, तो मेरा जवाब देना तो लाजमी बनता है। बिल्कुल सही बात है। जाली अकाउंट सिंध में हो, पंजाब में हो, केपीके में हो, किसी सूरत कोई भी बाशऊर इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते, और ना ही इसमें मुकाबलेबाजी होनी चाहिए कि हमारे सूबे में अगर है तो पंजाब में भी है तो केपीके में भी है। जहां भी ये गलत है इसको सजा मिलनी चाहिए जो भी इसमें मुलविस है। बहरहाल मैं आज सिंध की बात कर रही हूँ, इसलिए उस तनाजुर में मैंने सिंध के जाली अकाउंट्स की भी बात की। जी अब मैं बात कर लूं? जी प्लीज। तो ये इस तरह के केसेस, जाहिर है कि सिंध जो है उसमें कराची है, और कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, और यहाँ पे ये चीजें हमें ज्यादा मिलेंगी जिसका पूरे मुल्क में रुझान है। अब रही बात ये एक प्री बजट सेशन चल रहा है जिसमें अपनी बारी में जब स्पीच करता है कोई भी, वो अपनी बात करता है। जब मिनिस्टर की बारी आएगी वो इस पे जरूर रिप्लाई करेंगे। अब आपके नुमाइंदे ने कहा कि सिंध तो खामोश बैठा है, सिंध हुकूमत, तो भाई ये सिंध एंटी करप्शन किसके अंडर है? क्या इसको पंजाब चला रहा है या इसको फेडरल चला रहा है? जब कोई इस तरह की बात होती है तो मुख्तलिफ इदारे हरकत में आते हैं और कार्रवाई हो रही है, और जो रिपोर्ट आएगी वो सामने आ जाएगी। और बाकी ये है कि जहां खजाना होता है या कुछ होता है, चोरी की कोशिश की जाती है, लेकिन सिंध एंटी करप्शन जो है वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। क्योंकि इसकी पूरी डिटेल अभी हमारे पास नहीं आई है तो मैं इस पे कलाबे नहीं मिलाऊंगी, और मैं इंतजार करूंगी कि गवर्नमेंट इस पे ब्रीफिंग दे। इसमें जो सरकारी अमला है महकमा खुराक का, वो आला अफसरान की मिली भगत से तो जाहिर है नहीं कर सकता ना। एक छोटा अमला तो अरबों रुपए की करप्शन नहीं कर सकता। यकीनन देखिए, यकीनन जब कोई बड़ी जगह पे चोरी होती है तो जो जहां जहां गोदाम है वहां के लोगों ही के जरिए एक्सेस होता है, और इसमें यकीनन बड़ी कार्रवाई होगी। दो इदारे जब मिलकर काम कर रहे हैं पुलिस के साथ, तो इसमें जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतने गोदाम होते हैं
उसमें ये आप नहीं कह सकते कि मिनिस्टर की नाक के नीचे। इदारों का काम ही यही होता है कि इन सब चीजों की देखभाल करें, और ये जो सब कुछ हुआ है इसमें कितनी चीज क्या है ये तो अब जब रिपोर्ट आएगी जब ही सामने आएगा, और जाहिर है कि फिर जो सजा होगी वो की जाएगी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई होंगी, क्योंकि मैंने इसको 2 दिन की मसरूफियात थी, टीवी पे बस यही देखा कि मट्टी गिरती हुई ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पहले भी जब एक दफा ये केस हुआ था तो वो भी सिंध की एंटी करप्शन ने ही छापा मारा था जब मट्टी मिली बोरियां आई थी। और लेकिन अफसोस की बात ये, जब पहले भी जब ये स्कैंडल सामने आया था कोई ठोस इकदाम किए होते, जो जिन्होंने ये जुर्म किया था उनको सजा दी गई होती। अब 3 साल बाद हुआ है, और ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। हो जाता है, पूरे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कत्ल भी होते हैं, सब होते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने बहादुर लोग हो जाते हैं कि कर लेते हैं, लेकिन फिर पकड़ तो हो ही जाती है ना। हलीम आदिल शेख साहब, आपने सिंध असेंबली में भरपूर इस पर आवाज़ उठाई, मैंने अभी टीवी पर वो आपका क्लिप भी चलाया, लेकिन अशरफ साहिबा कह रही हैं कि अभी मुकम्मल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इस पर कुछ कहा जाएगा। आप क्या समझते हैं इस पर? क्या आपको लगता है कि जिस तरह पहले स्कैंडल्स आते रहे, किसी का कोई नतीजा नहीं निकलता रहा, ये भी ऐसे स्कैंडल हवा में उड़ जाएगा? हवा में अब कुछ नहीं उड़ता। वो दिन हवा हुए कि जब स्कैंडल हवा में उड़ जाया करते थे। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले कोई बोलता नहीं था, पहले कोई आवाज नहीं उठाता था, पहले कोई खड़ा नहीं होता था। और ये एंटी करप्शन तो एक कवर था कि ताकि कोई और इदारा ना आ सके। मैं भारतीय मैदान में, शायद मेरी बहन शैला रजा हमारी बहन है, उनको शायद नहीं मालूम कि 16 अरब के गंदे में स्कैंडल है जिसपे नैब छापे मारने शुरू कर दिए। नैब NAB, और वो हर जगह छापे मार रही है। तो बात यह कि अच्छी बात है अगर एंटी करप्शन ने भी कोशिश की है, इदारे मजबूत होने चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा अफसोसनाक स्कैंडल है कि कहीं तो गंदम की जगह मिट्टी है। और एक और बहुत बड़ा स्कैंडल इस पर भी और आने जा रहा है कि इन्होंने चेक्स के ऊपर बहुत सारे लोगों को गंदम दे दी। मतलब जिस जमाने में गंदम महंगी होती है उस जमाने में चेक लेके, पोस्ट डेटेड चेक लेके उन्होंने गंदम दे दी। उसके बाद बहुत ये अलग स्कैंडल आने वाला है। और उसके बाद जब सस्ती होती है वो लोग वापस ले लिया करते हैं। बहुत सारे लोगों ने गंदम ले ली और बहुत सारी जगह लोगों ने उस पर केसेस कर दिए हैं। और उसके ये अलग स्कैंडल है। दूसरा ये शॉर्टेज ऑफ व्हीट का जो गोदामों में जो चोरी कर दिया वो अलग स्कैंडल। अच्छा, आपको लगता है अभी आने वाले दिनों में ये शॉर्टेज बढ़ेगा? ओहो बड़े स्कैंडल। ये वो चेक्स वाला स्कैंडल ही है, इनका शॉर्टेज नहीं है मुल्क में गंदम की। ये तो वो सूबे में गंदम की, सूबे में गंदम की शॉर्टेज नहीं है। अरे सुनिए तो सही शैला बहन, सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूँ अभी तो शुरू है। मैं झूठ सुन रही हूँ सारे। आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ आने वाला है। नवाज शरीफ पे भी आपका काफी दिन से शुरू है, रिकवरी 0 है। जो बोरियां नहीं, यहाँ रिकवरी पहले हो रही है। इतनी सारी गंदमें कहाँ चली गई, इतनी सारी बोरियां कहाँ चली गई, इतने सारे जाली चेक के ऊपर नैब भी अब इसमें कार्रवाई करते हैं। सिंध की आपके चले KP में हम कहते हैं जरूर जाके बताइए क्या हो रहा है, लेकिन पहले इसका तो जवाब दीजिए। बिल्कुल आप KP में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप बताइए। मोस्ट वेलकम। लेकिन इस वक्त जो टॉपिक है कि आपकी गंदमें कौन से चूहे खा गए, कौन खा गया, कौन से चूहे लग गए उसको, वजीर कौन था, सेक्रेटरी कौन था, आपका जिम्मेदार कौन था, आपके ऑफिसर्स कौन थे। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है। थरपारकर के बाद, RO प्लांट्स के बाद, GIT के बाद, जाली अकाउंट्स के बाद, ये फूड का स्कैंडल, ओमनी के बाद, ये बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है कि खुद से खुश रहिए, खुद से खुश रहिए। अभी तो सिर्फ 3 खुद से खुश रहिए। चूहे खा गए, अभी तो सिर्फ के चूहे खा गए। मैं कहता हूँ हर जगह चूहे लगे। मैं समझती हूँ कि अभी ना कोई रिपोर्ट आई। खुद से खुश रहिए। क्या कह रही है शैला साहब? आ रही है आज नैब ने छापा। मैं कह रही हूँ खुद से खुश रहिए। फलां स्कैंडल आ रहा है, फलां स्कैंडल आ रहा है। भाई अपने स्कैंडल संभालो, अवाम सैंडल लिए खड़ी है। हिलाली साहब, अभी तो सिर्फ 3 गोदामों की कहानी सामने आई है। अब जरूरत इस बात की है कि और इजलास के भी नैब को चाहिए पूरे सिंध में और भी जो अजनास हैं उनके जो गोदाम हैं उन पर भी छापे मारकर जो है वो देख लेना चाहिए। कुछ और चीजें तो गायब नहीं है वहां से। जी हाँ, दूसरी बात तो ये है कि मुझे किसी ने कहा है कि 50% हर गोडाउन में ये हालत है। मगर चलिए मैं 2-3 चीजें जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ
पहली बात यह है कि ये दिस इज नॉट अ वन ऑफ थेफ्ट, ये तो होता रहता है। मेरे ख्याल में अगर ये सिंध एंटी करप्शन ने किया है, शायद उनको अपना हिस्सा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने ये किया है। और अगर नैब ने किया है तो ये भी पता चल जाएगा। अब दूसरी बात जो है, मैं आपको बताता हूं ये चलता कैसा है, ये होता कैसा है। पहले चीज ये है कि जी के मन के बैग्स बनते हैं, आपको पता है बोरी बनते हैं जिसके अंदर व्हीट रखा जाता है। वो जो बोरी के बैग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाता है? मैं आपको बताता हूं किसको। सम कॉन्ट्रैक्ट्स ओमनी ग्रुप को भी दिया गया है। और वो जो बैग्स हैं उधर डिफेक्टिव मटेरियल से वो बनते हैं, थोड़े लीकी हैं, चीप हैं। किसी और assumption पे अगर प्रोग्राम चलना है तो चलाते रहिए। तो 30% मतलब आप थोड़ा सा सुने ना, आपको सुन के तो थक जाते हैं। आप हमारी भी बात थोड़ा सा सुन ले मेहरबानी से। स्कैंडल पे प्रोग्राम चलना है तो चलाइए। अरे आप, मैं यही कह रही हूँ, निकाल दे आप अपना हियरिंग एड निकाल दे, मत सुने। स्कैंडल आया है, ये assumption तो नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी भी स्कैंडल मौजूद है। आप तो कुछ नहीं मानेंगे, कार्रवाई कर रहा है। अब आप इस अजम्पशन पे किसी के कहने पे कार्रवाई प्रोग्राम कर रहे हैं तो करते रहिए। अच्छा शाजिया जी शाजिया, इनका ये एक टैक्टिक है, दूसरे को बात नहीं करने देते हैं, बस यही इनका टैक्टिक है और कुछ नहीं है। अब आपको मैं मौका देती हूँ आपको। हिलारी साहब पहले जी मैं तो सुन रही हूँ आपके अजम्पशंस, आप सुनाइए। इंट्रो में भी अजम्पशन था, चीफ में अजम्पशन है, मैं इंट्रो में तो कोई अजम्पशन नहीं था। अगर नहीं सुनना है तो वो कान से वो निकाल देना। बताया जो कश्मीर दादू नानी में हुआ। शाजिया जी, आप कितनी दफा सिंध आई हैं? मैं कराची बहुत बार आई हूँ, मैं बड़ी बार कराची आई हूँ। कभी मेरे साथ दिल्ली से चलिएगा। अब मैं जाहिर रहूंगी तो मैं अपने होम टाउन में ना, मैं आती हूँ वहां पर प्रोग्राम्स करने के लिए। रिपोर्टर्स किस लिए रखे हुए हैं, हर जगह तो नहीं जा सकती। अच्छा मैं आपको ले जाऊंगी और हलीम आदिल को साथ ले जाऊंगी। जब हलीम आदिल हुकूमत में थे तो कैसी सड़कें थी, सुन ले, और घर में गंदम लोगों को मिलती थी या नहीं, पानी होता था या नहीं, इनको भी साथ ले जाऊंगी। स्कैंडल तो मैं 2012 से कवर कर रही हूं। इनका टैक्टिक ये है शाजिया, ये टैक्टिक इनका ये है, किसी को बात नहीं करने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, या भी कुछ कहना लग जाएगी। बोले। अब मजे की बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में शाजिया 20 सप्लायर्स होते हैं। वो 20 सप्लायर्स गंदम के वो जो होते हैं वो जाके खरीदते हैं। अच्छा जब वो खरीदते हैं तो जाहिर है उनको भी बेचारों को पैसे बनाना हो, तो वो क्या बनाते हैं, वो थोड़ा सा डिफेक्टिव माल खरीदते हैं और जिधर वो वेट की बात आती है थोड़ा सा उधर मिट्टी में मिला देते हैं। एक सिंध टीवी चैनल का मालिक मुझे बताया है कि शायद आप हैरान होंगे कि 50% सर गोडाउन में व्हीट के साथ मिट्टी मिला हुआ है। और दूसरा बात यह है, वो कहता है एक ग्रेड 20 का एक सिंधी फैमिली, सिंधी ऑफिसर, जबरदस्त फैमिली का, वो कहता है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये एक पूरा लाइन लगा हुआ है, ये लाइन लगा हुआ है रिश्वत का, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू कराची टू लंदन टू दुबई टू लंदन। मैं जरा एक फिर ब्रेक भी लेनी है ना हिलारी साहब। मैं आपको थोड़ी सी, ये फूड इंस्पेक्टर, मैं आपको एक लास्ट पॉइंट, प्लीज। फूड इंस्पेक्टर जब कोई अपॉइंट होता है सिंध में, 7 दिन के लिए वो गांव में जश्न होता है कि भाई अब तो हमारा बस बन गया। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। ये एक आदत है, ये एक मजबूरी है, और हमने देख लिया है कि यही है। शायला रज़ा साहिबा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, जो मैंने इंट्रो दी में असम्पशन क्या थी? मैंने तो अपने इंट्रो में बताया कि कंदकोट में, दादू में, यहाँ पर गोदामों में। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है आपका, आइए सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम करें। बिल्कुल मेरा ये एजेंडा नहीं है। आप इस खबर से इनकार कर दें, आप इस खबर से इनकार कर दें कि गोदामों से गंदम गायब नहीं हुई। और मैंने पहले भी कहा था, आप इनकार कर देना, सूबों में करप्शन नहीं है, दूध और शहद की नहरें। आप इनकार कर दें कि इन गोदामों से गंदम गायब नहीं हुई। मेरे प्रोग्राम का कोई एजेंडा नहीं है, मैंने अपने नाज़रीन को सिर्फ खबर दी है। महंगाई आसमान पे चली गई, सब अच्छा है। सारे मिनिस्टर हटा दिए कि वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, सब अच्छा है। कमाल है। इसको क्या हम सपोर्ट कर रहे हैं? महंगाई हो रही है, क्या हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम इसी प्लेटफॉर्म पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आज का एजेंडा है, आओ सिंध हुकूमत, ये आपकी अजम्पशन है शायला साहिबा, बड़े एहतराम के साथ। पता ही नहीं होता, पहले इन्होंने कहा था इनके खून में करप्शन है। मैं ये समझती हूँ
कि आप जैसे लोगों के साथ मुझे आइंदा प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए, जिनको मालूम ही नहीं है कि करना। वो आपकी मर्जी है, हम आपको इनवाइट करते हैं बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। सवाल पूछना हमारा हक है, जवाब देना या ना देना वो आपकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, मेरे ख्याल में प्रोग्राम छोड़कर चली गई हैं। मेरा इंट्रो में बिल्कुल भी अजम्पशन नहीं थी, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की है कि कहाँ से गंदम गायब हुई, कितना नुकसान हुआ। इस बात से अगर आप इनकार करते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है खबर देना, सवाल करना, और आपकी मर्जी आप जवाब दें ना दे। बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा हमारे साथ थी, हलीम आदिल शेख हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद और बात करेंगे पोलियो पर। नाज़रीन, 22 अप्रैल को मुल्क भर में एक गलत खबर आम हुई और दहाइयों की जो मेहनत थी ये खाक में मिल गई। ये खबर पेशावर से आई कि पोलियो के कतरे पीने से मुतादिद बच्चों की हालत गैर हो चुकी है। मसाजिद में ऐलानात होना शुरू हो गए, फिर कुछ मुश्ताइल अफराद ने बुनियादी मरकज़ सेहत पहुँच कर वहाँ आग लगा दी। फिर परेशान हाल जो वालिदैन थे बग़ैर तस्दीक की अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में पहुँच गए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि साजिशी अनासर की जानिब से फैलाई जाने वाली इस गलत खबर का असर इतना ज़्यादा हो सकता है कि एक ही दिन में पोलियो के कतरे ना पिलवाने वालों की वालिदैन की तादाद में 85% इजाफा हो जाएगा। गुज़श्ता महीने 57,000 ख़ानदान ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार किया था, जबकि इस महीने ये तादाद 7 लाख तक पहुंच गई है। सिर्फ यही नहीं, एक हफ्ते में पोलियो मुहिम के खिलाफ इस प्रोपेगंडे ने एक खातून पोलियो रजाकार समेत 2 पुलिस एहलकारों की जान भी ले ली। जबकि सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पोलियो का ये मसला पाया जाता है, जिनमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया शामिल है। कहा जा रहा है कि नाइजीरिया में इस साल इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत में जो मसला है ये दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि जाली खबर से पहुँचने वाले नाकाबिल तलाफी इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। इस नुकसान को आखिर कवर कैसे किया जाएगा? कैसे लोगों में दोबारा इस शऊर को उजागर किया जाएगा कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? फिलहाल हुकूमत ने पोलियो मुहिम को तो मुलतवी कर दिया है, लेकिन क्या इस मसले का हल यही है? इस पर बात करूँगी। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआवन हैं बराए पोलियो इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। बाबर साहब, ये हमें बताइएगा कि जो पेशावर के वाक़े का मैं जिक्र कर रही थी, उसके बाद वालिदैन परेशान हो गए हैं कि हमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, नहीं पिलाने हैं। बड़ी गलत सोच पेरेंट्स में ये प्रिवेल कर रही है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। वो इस साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे में आ रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बाद? अब शादिया 1994 से पाकिस्तान में जो है वो पोलियो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, और जब से पिछले 25 सालों से ये कैंपेन चल रही है। याद रखिएगा कि तकनीकी माहिरीन ने इस कैंपेन की सरबराही की है, और शायद उस अमर में हम ये भूल गए कि पाकिस्तान की जो गिरदनवा में हालात हैं, जिस तरह वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में उसके जो इम्पैक्ट आ रहा है और उससे किस तरह लोगों के जहनों में शकूक व शुबात डाले जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली फिर जो एबटाबाद में हुआ शकील अफरीदी और CIA के बाद वो जो शकूक थे उनको थोड़ा सा जो है ना वो यकीन में बदलने की बातें हुई कि हमें पहले भी लगता था कि इसमें कुछ है। तो मिसट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी में। और शायद मैं आपको बता दूं कि जनरली हम हर पोलियो मुहिम में, लोग कहते हैं ना खात्मा क्यों नहीं होता पोलियो का, इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हर मुहिम में 4 से 5 लाख बच्चों को मिस कर देते हैं, सिर्फ वालिदैन के मिसकंसेप्शंस की वजह से या उन बहानों की वजह से कि बच्चे जो हैं वो दादा के साथ बाहर गए हुए हैं या कहीं इधर उधर गए हुए हैं। अच्छा, जब तक आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को मिस करेंगे, वायरस का खात्मा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक अजीबो गरीब किस्म के क्वेश्चन लोगों को एक मिसगाइड कर रहा है कि शायद कोई साजिश हो रही है उनके बच्चों के खिलाफ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वैक्सीन है ये हिंदुस्तान से आती है, ये इंडिया की साजिश है कि वो हमारे बच्चों को मफलूज कर दें, हमारा जो मुस्तकबिल है हमारे बच्चे उनको माजूर कर दें। इस बारे में मैं आपकी क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि पोलियो जो वैक्सीन है ये हिंदुस्तान से आ रही है।
शाजिया, ये मैं आपको क्लियर शाजिया, आज आपके शो पे मैं कैटेगोरिकली ये बात डिनाई करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी ये आवाज़ लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि कभी हिंदुस्तान से ना वैक्सीन आई है, ना आ रही है, ना आएगी। इंडोनेशिया बनाता है, एक मुस्लिम मुल्क है, उसका एक बैच है, वो वहाँ से निकलता है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, वो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। वो पूरी दुनिया में खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के उसी स्कूल की उसी क्लास में क्यों रिएक्शन वो दवाई कर रही है जो रिफ्यूज़ कर रही है इतने अरसों से वो स्कूल की इंतजामिया इस पोलियो वैक्सीनेशन को। ये एक ड्रामा था बहुत बड़ा, जो आपने फिर खुद देखा 92 ने वो क्लिप ब्रेक भी किया था कि वो बंदा जो लोगों को कह रहा था कि लेट जाओ बच्चों को, लेट जाओ, तो वो एक इतना बड़ा ड्रामा था। लेकिन ये हैविंग सेड दैट, ये एक हकीकत है कि पोलियो वैक्सीन के खिलाफ लोगों के जहनों में बहुत क्वेश्चंस हैं, जिनको मेरे ख्याल में अब फ्रंट फुट पे, और जिस तरह आपने कहा कि बहुत बड़ी आगाही मुहिम चला के अब सवालात का जवाब देने का वक्त आ गया है कि एक एलिमेंट रहा है जो इस पोलियो मुहिम के खिलाफ रहा है, जिसने इस पोलियो मुहिम पर बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव असरात डाले हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई एक मजहबी एक एलिमेंट भी हो सकता है इस साजिश में? शाजिया, जो तहकीकाती रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है, जिसके 5 सफ़े तो आपने पढ़े हैं, लेकिन उन 5 सफ़ों के नीचे तकरीबन 150-2 सफ़ों की जो रिपोर्ट है, उसमें जो लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं, उससे ये आंसर मिलता है कि स्कूल की इंतज़ामिया जो थी, दारुल कलम नाम था इस स्कूल का, रिलीजियस स्कूल है, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी फैल जाएगी। वो सिर्फ अपने हद तक रेजिस्ट करना चाहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो बचे रहें। बस वो मीडिया पे निकल गया। फिर वहाँ पे जो लोकल, ये ज़रा समझिएगा कि ये हल्का जो है, ये वो हल्का है जहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है बाई इलेक्शंस में अपना इलेक्शन हार गई थी, और ये उन वाहिद हल्कों में आता है बड़ा बेर का जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब हमारे नुमाइंदे नहीं है वहाँ पे। तो एक पॉलिटिकल भी वहाँ पे टग ऑफ वॉर जारी रहती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, लोगों की बिजलियाँ वहाँ पे काटी गई हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं पे किए जाते। और जो बिजली चोरी है, ये मुझे ज़िली इंतज़ामिया ने बताया पेशावर जाके कि वहाँ पे भी उन बिजली चोरों को भी पुष्पनाई हासिल है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की हमारे, और उससे भी अनरेस्ट रहता है उस इलाके में। तो वो दाखिल हो गए। फिर उसके बाद शाजिया हुआ ये कि ये बात जंगल की तरह आग में इस तरह फैली कि मीडिया का रुख हो गया उस BHU की तरफ जिसको आग लगा दी गई, और हम लोग और सब उस बात को भूल गए कि वो 25-30 बच्चे जिनको हॉस्पिटल लेके गए थे उनके साथ क्या हुआ। वो उस वक्त इसका रोकदाम हुआ जब रात को 7-8 बजे वो वीडियो मंजर आम पे आई जो 92 ने भी चलाई। उस वक्त तक जो है वो जंगल में आग की तरह खबर फैल चुकी थी, और जो भी बच्चा स्कूल से घर आ रहा था, वालिदैन उसके हाथ चेक करके उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। और आप खिराज तहसीन है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, उन्होंने एक दिन में एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 हज़ार बच्चों को केटर किया है। और पेशावर में एक हाल था, और इन लोगों ने, जिन लोगों ने अजियत का निशाना बनाया है वालिदैन को, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि पोलियो मुहिम को इंटरनेशनली बड़े बड़े डोनर्स जो हैं वो इसको डोनेट करते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो आप नहीं समझते कि इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? वो ममालिक, वो लोग जो डोनेट करते हैं, वो नहीं सोचेंगे कि इनके यहाँ तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए नहीं जाते, हम क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं, हम क्यों डोनेट कर रहे हैं? आप नहीं समझते कि इस पर अब मनफी असरात पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस वाक़े के बाद। शाजिया, इससे जो है ना, एक आपको मैं आज जड़े ज़बरदस्त बात बताऊँ, आप वालदा भी हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। वालिदैन के जहन में क्वेश्चन है कि दुनिया को पाकिस्तान में पोलियो के अलावा और मसाइल क्यों नज़र नहीं आते। आपके सवाल में मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। शाजिया, पूरी दुनिया ने इसी दवाई को यूज़ करके, बशमूल मुस्लिम ममालिक, इसी पोलियो वैक्सीन को यूज़ करके पोलियो का खात्मा किया। वो परेशान है, जिस तरह हमें राइट है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान होने का, उनको भी राइट है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान होने का। उनको घबराहट है कि कहीं हम री इन्फेक्ट ना कर दें, क्योंकि 2013 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने जामिया अल अज़हर में जाके ऑलरेडी कायरो को री इन्फेक्ट कर दिया था। और ये जो है, इसीलिए दुनिया चाहती है और उनका प्रेशर है कि पाकिस्तान जो है वो। मुझे एक और सवाल का जवाब दे। लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है
कि जो पोलियो वैक्सीन है, लोगों को खौफ होता है कि ये एक्सपायर होती है, कहीं एक्सपायर ना हो, उससे उनके बच्चों को कोई नेगेटिव जो है ना ज़ाहिर असरात ना हो जाएं। इस चीज़ को लेकर मैंने भी आज कुछ डॉक्टर से बात की तो पूछा कि जिन पेरेंट्स में ये खौफ है कि कहीं पोलियो वैक्सीन अगर एक्सपायर हो तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा, तो डॉक्टर्स ने ये बात कही कि अगर पोलियो वैक्सीन एक्सपायर हो भी तो कोई नुकसान नहीं होता। तो लोगों के ये कंसर्न्स भी ज़ाहिर है दूर करना आप लोगों का काम है। आप कैंपेन्स चलाएं, कुछ भी करें, लेकिन लोगों में इस आगाही का, शऊर का आना बहुत ज़रूरी है। शाजिया, आपके सवाल के जो है ना दो टारगेट ऑडियंसेस है। एक वो मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहती है, और एक वो लोअर मिडिल क्लास है जो घर घर जाके। दोनों के लिए अलग आंसर है इसका। हायर मिडिल क्लास और उनके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, मैं इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन सिर्फ हमारे थ्रू, यानी पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के थ्रू आती है। चाहे वो वैक्सीन आपके घर पे डिलीवर हो या आप उसको किसी बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पिलाएं पेमेंट दे के फ्री, एक ही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। तो एक तो ये क्लियर कर दूं मैं जी। दूसरा, लोगों के जहनों में जो ज्यादा क्वेश्चन है वो ये है कि बार बार क्यों पिलाते हैं। शाजिया कहते हैं कि बच्चा जब तक, आप हर 40 दिन बाद क्यों पिलाते हैं। ये क्लियर करने की बात है कि ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मसला नहीं है, ये हर्ड इम्यूनिटी। आपको ग्रुप में इम्यूनिटी चाहिए, और यहां पे ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो 5 साल से कम है। इस पूरे ग्रुप को आपको एक साथ 5 दिनों के अंदर कैंपेन करके कतरे पिलाने हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान के जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जो वायरस गटर के पानी में पाया जाता है उसका खात्मा कर दिया जाए। एक इंडिविजुअल बच्चे की बात नहीं है, पूरे ग्रुप की बात है। इसलिए हर 40 दिन बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर बिन अता हमारे साथ है। बहरहाल मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। यकीनन मेरे समेत कोई भी माँ अपने बच्चे को मफलूज होता ज़ाहिर नहीं देखना चाहती। तो मेरा भी मैसेज आप लोगों को यही है कि आइए, आगे बढ़िए और इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर, और अपने बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको अपाहिज और मफलूज ना होने दीजिए। मेरा आपको मैसेज यही है। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए शाजिया, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका अपील है और इंशाल्लाह लोग सुनेंगे। मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहता हूं जो हुकूमत कर सकती है, जो हुकूमत में की कोताही है, जो नहीं हुआ। पहले बात तो ये है, हम लोगों को कवरेज सिर्फ पोलियो के ये नहीं है, हमें टीबी, पेटूसिस, मीजल्स, मम्प्स, हेपेटाइटिस, ये सब चीज़ों का हमारे पास ओनली 57% कवरेज है। सीरिया जो है एक मुल्क जिधर जंग हो रहा है, सिविल वॉर, 100% उनको कवरेज है उधर। कैसे? दूसरी बात देखिए शाजिया, 100 लोग मारे गए हैं 2012 से। 100 वैक्सीनेटर्स मारे गए, बिल्कुल, और 18 2017 में मारे गए। जैसे आप ना, मैं आई वांट टू आस्क यू, ये 100 लोगों की जान नहीं बच सकती थी? और आपको पता है कि अगर आप जा रहे हैं एक एरिया में तो सराउंड करें उस एरिया को, प्रोटेक्शन दे, सिक्योरिटी दे। 100 लोग मारे गए हैं 8-6 साल में इसलिए कि बेचारे सिर्फ वैक्सीनेशन देना चाहते थे। दूसरी बात शायद ये जो 18th अमेंडमेंट है ना, ये 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंस से सेंटर से लेके वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रोविंस को दे दिया। अब प्रोविंस के पास उनको कुछ पता ही नहीं है। आउट ऑफ द ब्लू एक चीज लेते हैं, इतना सेंसिटिव प्रोग्राम आप दे देते हैं प्रोविंस को। चलिए, उनको सीखने के लिए टाइम लगेगा, और उस टाइम जो गुजर रहा है, ये बेट्स फाउंडेशन, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, ये जो बेट्स है, बेट्स ने पैसे जो देता है कि वो जाओ मेरे पैसे के साथ तुम अपने लोगों को वैक्सीनेट करो, वो खुश नहीं है, वो पूछ रहा है भाई मेरे पैसे जा रहे हैं। वफाक की भी जिम्मेदारी है कि जब भी पोलियो मुहिम चलाएं इसको सेफ रखें, और खासकर ऐसी कैंपेन चलाएं जिसमें पेरेंट्स को शऊर आए, उनको आगाही आए, उनको बताया जाए कि पोलियो कतरे बच्चों की जिंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। इससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जो है ना वो अपाहिज हो जाएं, मफलूज हो जाएं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन दिनों चीन के दूसरे सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन को पाकिस्तान के मुआशी सुधार के लिए काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने इसी दौरे में आलमी मालियाती बैंक और IMF के आला अहदेदारों से मुलाकातें भी की हैं वहाँ पर। और ये खबरें भी सामने आईं कि ये मुलाकातें पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के हतमी शक्ल देने के लिए की गईं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के दरमियान ट्रेड फ्री मुआहदे, आज़ाद तजारती मुआहदे का फ़ेज़ 2 का भी आगाज़ होने वाला है। हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इस वक्त दुनिया की 60% से ज़ायद जो तजारत है, तकरीबन 300 से ज़ायद बाहमी और इलाकाई मुआहदों के तहत हो रही हैं। पाक चीन आज़ाद तजारती मुआहदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसी सिलसिले की एक कड़ी कहा जा रहा है इसको। पाकिस्तान और चाइना ने तजारत के फ़रोग के लिए आज़ाद तजारती मुआहदा नवंबर 2006 में किया था, जिस पर 2007 से फिर अमल दरामद शुरू किया गया, जो कि फिर 2012 में जाकर ये जो मुआहदा था ख़त्म हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने चीन को 6711 और चाइना ने पाकिस्तान को 6418 मसनूआत पर ड्यूटी फ्री मार्केट रसाई दी थी। चाइना ने फ्री ट्रेड मुआहदे की मराद का 60%, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 4% इसका फ़ायदा उठाया था, जिसकी वजह से चाइना की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट 4.2 अरब डॉलर से बढ़कर 17 अरब डॉलर तक पहुंची, जबकि पाकिस्तान की चाइना को एक्सपोर्ट 0.6 अरब डॉलर से बढ़कर सिर्फ 2 अरब डॉलर तक ही पहुंच पाई थी। पाकिस्तान इस मुआहदे के रिन्यू के लिए 2012 से चीन के साथ ऑन बोर्ड था, बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अब जाके जो मुआहदा है इसका फ़ेज़ 2 जो है अब ये फाइनल हो गया है। फ़ेज़ 2 मुआहदे के बाद पाकिस्तान की 313 मसनूआत को चाइना की मंडियों में ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी। मुआहदे का जो इत्तलाक है ये 1 जनवरी 2019 से होगा। फिर दूसरे आज़ाद तजारती मुआहदे के बाद अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की चाइना को बरामदात में 1 अरब डॉलर का मजीद इजाफा होगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक, दूसरा आज़ाद जो तजारती मुआहदा हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान से चाइना को बरामद की जाने वाली जो 90% अशिया हैं इन पर ड्यूटी फ्री या 5% से कम ड्यूटी होगी, जबकि चाइना से पाकिस्तान को दरामद की जाने वाली 67% अशिया पर ड्यूटी फ्री या 5% से कम ड्यूटी आयद होगी। पाकिस्तान की 313 ड्यूटी फ्री रसाई की हामिल अशिया में टेक्सटाइल की मसनूआत भी शामिल हैं। फिर इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को इन अशिया पर आसान ममालिक को जो है वो ख़ास एक रियायत जो है ना वो हासिल हो जाएगी और इन ममालिक की बरामदात से मुकाबला करने में ज़ाहिर है बहुत आसानी होगी। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ये सहूलत जो है ये 15 सालों तक हासिल रहेगी, जबकि चाइना को 10 साल के लिए सहूलत ये जो रहेगी। फिर अंडर इन्वाइसिंग का जो मामला है इसकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज पर अमल दरामद किया जाएगा, इस पर गौर किया जा रहा है। फिर दूसरे आज़ाद तजारती मुआहदे से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक तजारती अदम तवाज़ुन है इसमें भी कमी होगी और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं इसमें भी कहा जा रहा है कि खातिर ख्वाह जो इजाफा है वो मतवक्के है। यकीनन एक अच्छा मुआहदा होने जा रहा है। हिलाली साहब, बड़ी अच्छी बात है कि मौशी लिहाज से एक दूसरे के साथ हमारी सरहदें खुलने जा रही हैं, लेकिन एक आम आदमी का जो सवाल है वो यही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज से हम मुआहदे करते हैं, पहली हुकूमतें भी ये मुआहदे करती रही हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ये मुआहदे कर रही है, लेकिन आम आदमी पर जो है ना वो इसके असरात कब तक आना शुरू होंगे? दो चीज़ें बिल्कुल आएंगे और मेरे ख्याल में हमारा ट्रेड बहुत बढ़ेगा। और चीन ने जो किया है वाकई शाजिया ये कमाल किया है इन्होंने। देखिए ये जो ड्यूटी फ्री कर दिया है उन्होंने 90%, इट्स रिमार्केबल। ये और उन्होंने साथ उन्होंने ये किया है कि जो तुम प्रोड्यूस करते हो घर में हम वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे चाइना से, तुम्हारी इंडस्ट्री को हम बिठा नहीं देंगे। माने कि हम सस्ता बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट करके फ्लड कर सकते हैं, मगर हम वो नहीं करेंगे, बल्कि हम बनाएंगे, हम एक चीज भी नहीं भेजेंगे जो तुम्हारा इंडस्ट्री है। रिमार्केबल, ये बहुत जबरदस्त एक कंसेशन है। या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में नेसेंट इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी बढ़ेंगी। तो कहने ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये अमेरिकन जो कहते हैं ना
कि हम जाते हैं और सबको से फायदा देते हैं, सबको कर्ज दे के डुबा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। वी आर नॉट लाइक दैट। हम ब्लैकमेल कभी नहीं करते, हम खुले दिल से दिलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहरहाल अभी जो मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है अपने नाजरीन को, इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि हमें और आपको बहुत ज़्यादा अभी से खुश हो जाना चाहिए, रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो हालात बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुआहदे पहली हुकूमतें भी करती रही हैं, ये भी हुकूमत कर रही है। आज़ाद जो तिजारती मुआहदा होने जा रहा है, ज़ाहिर है उम्मीद तो ये है कि आम आदमी को असरात इसके मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।